जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं आई है, तो आज हम लोग संविधान को इसीलिए पढ़ेंगे। देखिए, संविधान में क्या है कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर लगभग पूरा कर लिया है। अब हम लोग जो हमारे आर्टिकल्स बचे हुए हैं, जो हमारे अनुच्छेद बचे हुए हैं, साथ ही साथ जो संविधान के भाग बचे हैं उनको पढ़ेंगे। और इसके अलावा इंटरनली जो आपका डिटेल में बनता है उसको हम साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। सभी अनुच्छेद आपको पढ़ने जरूरी नहीं है, सारे आर्टिकल्स आपसे कभी पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन सारों को मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, चलिए लेकर शुरुआत करते हैं। जैसे आज हम लोग बात करते हैं, तो जितने भाग आपके जैसे 22 भाग मूलतः थे, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं भाग 1, संविधान का भाग 1। और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शामिल है उसको भी हम लोग देखते हैं। संविधान का भाग 1 बताता है संघ तथा इसके राज्य क्षेत्र, इसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में बताया गया है कि संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। अब एक एक आर्टिकल्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद का सिंबल होगा मेरी तरफ से, आर्टिकल्स का। थोड़ा इधर को मैं लिख रहा हूँ, आर्टिकल्स का यानी कि अनुच्छेद, इसका ये सिंबल होगा। तो ये अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है इसको समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। और पूरी बात इस प्रकार है, इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे लिखा हुआ, जैसे इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। ध्यान से समझना, ये पद्धति दो बातों को ये व्यवस्था जो दो बातों को निर्धारित करती है। कौन कौन सी? इंडिया जो कि भारत, यानी कि पहली बात तो यह है कि देश का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया भी है, भारत भी है। क्योंकि संविधान सभा में कुछ सदस्यों का कहना था कि इसका देश का जो परंपरागत नाम है उसी को रहने दिया जाए। परंपरागत नाम कौन सा है? भारत है। इसके अलावा कुछ विचारकों का कहना था कि देश का नया नाम यानी कि इंडिया को रहने दिया जाए। तो संविधान सभा ने दोनों नामों को अपना लिया और ये लिखा गया है इंडिया जो कि भारत, यानी कि भारत का नाम इंडिया भी है और भारत भी संविधान में। एक तो ये। दूसरा, राज्य पद्धति का प्रकार, कि हमारे यहाँ राज्य पद्धति का प्रकार कैसे है? तो राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। अब राज्यों का संघ किस प्रकार है इसको समझिएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इसके बारे में कुछ उल्लेख किया, कुछ बताया कैसे। एक और शब्दावली बनती है, जैसे एक होता है आपका संघीय राज्य, संघीय राज्य, और एक आपके लिखा ही हुआ है राज्यों का संघ। तो भारत को संघीय राज्य के आधार पर, संघीय राज्य की तुलना में राज्यों का संघ, इसको महत्व देना उचित समझा गया है। कैसे? देखो, राज्यों का संघ क्यों एक तरह से महत्व दिया गया है इसको समझिएगा। इसके आधार पर बताया गया है कि भारत राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका में। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। एक तो ये वाली बात है। दूसरा, चाहकर भी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में राज्यों के रूप में बटा हुआ है। दूसरी बात ये बताती है, राज्यों का संघ का मतलब ये है, एक तरह से हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, यानी कि पूरा देश एक है और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। संघीय राज्य भारत नहीं है। इसके अलावा भारत राज्यों का संघ है। समूह और संघ, समूह टूट सकता है लेकिन संघ कभी टूट नहीं सकता, विभाजित नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, ना कि संघीय राज्य। संघीय राज्य जैसे ना एक राज्यों के बीच समझौते का जो एक तरह से परिणाम होता है, जैसे अमेरिका है, तो वहाँ राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम वो देश है। जब तक राज्यों के बीच में समझौता है देश है, जब राज्यों के बीच में समझौता समाप्त हो जाएगा तो देश का भी अस्तित्व समाप्त हो सकता है या नहीं हो, वो बात की बात है। लेकिन एक तरह से भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है, ये दो बातें निहित करते हैं। इसके अलावा आप एक बात और समझ लीजिएगा, एक होता है भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, एक होता है भारत का संघ या भारत संघ। बस आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है कि कौन सा इनमें से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए, यानी कौन सा बड़ा है। तो भारत संघ, संघ में सिर्फ राज्यों का जिक्र किया गया है, लेकिन भारत के क्षेत्र में राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस भविष्य में जो आपके अदर क्षेत्र है आपके, वो और भी कुछ भूमि हो सकती है या अलग कुछ राज्य विदेशी भी हो सकते हैं, उनका भी अधिग्रहण किया जा सकता है। तो भारत का क्षेत्र बड़ा है
भारत संघ से, ये अधिक अर्थ बड़ा लिए हुए थे। तो अनुच्छेद नंबर ये कहता है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ हुआ, ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है। अनुच्छेद नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, 2 क्या कहता है इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है संसद को अधिकार है, संसद विधि पूर्वक नए राज्यों का गठन या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद नए राज्यों का गठन या स्थापना कर सकती है। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नए राज्यों का गठन या उनको एक तरह से स्थापना कर सकती है। ये अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया है। इसके साथ जो अनुच्छेद नंबर 3 है उसको समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 3 कहता है, ये अनुच्छेद नंबर 2 है, ये आपका 3 है। 3 में बताया गया है संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। ये सारी बातें अनुच्छेद नंबर 3 में समाहित की गई है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा एक समझने वाली बात भी है। क्या? जैसे किसी राज्य के क्षेत्र में, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन होना है, तो क्या होगा अगर कोई ऐसा अध्यादेश आएगा या कोई ऐसा कानून आएगा, तो ऐसा कानून राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, राष्ट्रपति या संसद उस, जैसे किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन होना है तो संबंधित राज्य के विधानमंडल को ये कानून जरूर भेजेंगे। अब उनको निर्धारित समय दिया जाएगा कि आपको इतने समय में उत्तर देना है, लेकिन उनका उत्तर मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, चाहे उनका मत आपका निर्धारित समय में ही आ गया हो। लेकिन ये कुछ प्रोसेसिंग होती है। क्या होता है कि किसी राज्य के सीमा में या नाम में परिवर्तन होना है तो राष्ट्रपति या संसद या उस संबंधित राज्य को एक तरह से पत्र भेजते हैं, ये कानून भेजा जाता है और उनसे उनका विचार जाना जाता है, लेकिन उनके विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ऐसा कानून आपका राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आता है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 3 कहता है। और थोड़ा सा यहाँ और ध्यान रखना आप लोग, क्या होता है अगर किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन होना है और वह राज्य किसी दूसरे देश के साथ हमारी सीमा साझा करता है, यानी कि हम दूसरे देश के साथ सीमा समझौता करते हैं और उसमें परिवर्तन होना है, तो ये अधिकार संसद के पास नहीं है। ये पहले संविधान में संशोधन करना होगा, उसके बाद आपका ये एक तरह से क्षेत्र घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका जैसे उदाहरण है आपका 100वां संविधान संशोधन, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में हुआ था। मैंने आपको बताया भी था, हमने बांग्लादेश के साथ कुछ जमीन का समझौता किया था। कुछ जमीन हमने अपनी दी थी बांग्लादेश को, कुछ उनसे अधिग्रहण किया था, कि उनसे कुछ हमने जमीन ली थी। तो 16वें संविधान संशोधन में ये होता कि पहले संविधान में संशोधन होता है, उसके बाद एक तरह से किसी दूसरे देश के साथ सीमा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 3 है। तो अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि संसद किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नए राज्यों को, एक राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों में बांट सकती है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक राज्य मिला करके, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक राज्य भी बना सकती है। अनुच्छेद नंबर 3 में ये बात नहीं करना। अनुच्छेद नंबर 4 थोड़ा सा बस आपको समझना है। ऐसा कानून, यानी कि राज्य संबंधित कोई भी कानून जो आपके उनके गठन से संबंधित हो, उनके नाम में परिवर्तन से हो, सीमा में परिवर्तन से हो, इस तरह से संबंधित, यानी कि राज्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। यानी कि नए राज्य का गठन, जिसकी नाम सीमा में परिवर्तन, ये सारा अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। यानी कि इसके अलावा से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, ना ही राष्ट्रपति कर सकता है, ना ही वह राज्य कर सकता है। तो ऐसा अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। तो अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमारे ये थे, और ये आपका भाग 1 समाप्त हो। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अनुच्छेद नंबर 1 ये आपको बताता है इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2 संसद विधि पूर्वक नए राज्यों का गठन या उन्हें प्रवेश दे सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 3 किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर किसी राज्य में एक नाम में मात्रा भी बढ़नी है, घटनी है, तो ये भी अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। तो किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सारा मामला इसके पास है, संसद के पास है। अनुच्छेद नंबर 4 कि राज्य संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल
संसद के पास है। तो ये आपका भाग 1 था और भाग 1 आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं भाग 2 की। भाग 2 क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनते। देखिए भाग 2 आपका जो संबंधित है वो आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में आपका प्रावधान किया गया है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। देखिए नागरिकता कैसे, इसमें पहला आर्टिकल चलता है आपका 5। तो अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है इसको समझिएगा। इसमें बताया गया नागरिकता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की क्या परिभाषा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम आपको 1955 का है, तो ये सारी चीज इसमें आपकी बताई गई है। तो आपका नागरिकता की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 5 में। अनुच्छेद नंबर 6, इसको जरा ध्यान से समझने का क्वेश्चन यहाँ से बनते। 6 में बताया गया है कि बंटवारे के वक्त, बंटवारा यानी कि 1947-48 के दौरान जो लोग पाकिस्तान से भारत को आवर्जन कर गए, जो लोग पाकिस्तान से भारत को आवर्जन कर गए वे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। दोबारा फिर सुनिएगा, बंटवारे के वक्त, बंटवारा मतलब 1947-1948, उस दौरान जो व्यक्ति या जो लोग पाकिस्तान से भारत को आवर्जन करके भारत में आ गए वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। 1947-48 के दौरान जो लोग भारत को आवर्जन, आवर्जन मतलब आ गए, यहाँ रह गए, आवर्जन कर गए, वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद नंबर आपका 6 इस बात का प्रावधान करता है, 6 इस बात को बताता है कि बंटवारे के वक्त 1947-48 के वक्त जो लोग पाकिस्तान से भारत को आ गए वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 7 क्या बताता है, बिल्कुल जस्ट इसका विपरीत है। इसी दौरान का मतलब 1947-48 के दौरान जो लोग पाक को प्रव्रजन कर गए, जो लोग पाकिस्तान को चले गए, तो वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। कहीं आप ऐसा मत समझ लेना कि जो पाक को प्रव्रजन कर गए वे पाकिस्तान के नागरिक माने जाएंगे। हमें क्या पता है पाक को यहाँ से प्रव्रजन करने का तो पाक को ही गए हैं, पाक में गए हैं, इसके अलावा पाक से होते हुए कहीं बाहर चले गए हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है, वो दूसरे देश की नागरिकता का मामला है। हमारे देश की नागरिकता ये बताती है, अनुच्छेद नंबर 7 ये बताता है कि बंटवारे के वक्त जो लोग पाक को प्रव्रजन कर गए यानी कि पाक को चले गए वे आपके भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। के दौरान जो लोग पाक को प्रव्रजन मतलब चले गए, प्रव्रजन कर गए, वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, नागरिक नहीं माने जाएंगे। यह अनुच्छेद नंबर हमें 7 बताता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। 8 में क्या है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 8 बताता है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता, पितामह में दादा दादी नाना नानी आ सकते हैं, यदि कोई विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता या पितामह उनमें से कोई एक भारत में जन्मा हो और वे भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हो तो वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसको आप दोबारा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप कल यहाँ से एक तरह से फौरन चले जाए, किसी दूसरे देश में चले जाए, आपका वहाँ मन किया कि आपने कि वहीं रहना है, बस आपका अच्छा वहाँ कारोबार चल रहा है, आपका अच्छा मन लग रहा है, तो आपने यहाँ से भारत को छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। वहाँ आप काम करने लगे, अच्छा खासा आपका कारोबार चल रहा है, बहुत अच्छा आपका वहाँ घर भी है, सब कुछ चल रहा है। आने वाले 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद आपसे आने वाली जो जनरेशन है, आपके बच्चे या आपके पोते वगैरह जो भी है, ठीक है ना, उनके मन में कहीं ऐसी बात आने लगी कि अब हमें उस देश में नहीं रहना। मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता आपके पास है, 50 साल बाद, 60 साल बाद आपके आने वाली जनरेशन के दिमाग में एक बात है कि हम अपने वतन चलते हैं, अपने देश चलते हैं, अपने मिट्टी के पास चलते हैं, तो हमें यहाँ नहीं रहना है। तो अगर वे यहाँ भारत में आना चाहे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि आप जब यहाँ से गए थे उस समय भारत के नागरिक
थे। तो ये बोला जाता है यदि कोई विदेशी व्यक्ति, क्योंकि आप पहले तो यहीं थे लेकिन आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आप विदेशी व्यक्ति हो गए। तो यही बताया गया यदि कोई विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता पितामह में दादा दादी नाना नानी भी आ सकते हैं, उनमें से कोई एक भारत में जन्म हो यानी कि यहाँ का नागरिक हो, तो उसके एक तरह से आने वाली जनरेशन भी या वह भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। किस आधार पर? क्योंकि आप भारत के नागरिक पहले रह चुके हो। और कैसे कैसे नागरिकता ग्रहण करेंगे? तो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें बातें लिखी है। एक आपका अनुच्छेद नंबर 5 में भी नागरिकता की परिभाषा लिखी है। वो आपका संबंधित आपका जो आपकी एम्बेसी होती है, जो आपका राजनयिक कार्यालय होता है, वो आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से पता लग सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 8 हमें बताता है यदि कोई, नोट कर लेना इस पॉइंट को, यदि कोई विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता पितामह में ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दादा दादी नाना नानी, उनमें से कोई एक भारत में जन्म हो तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद नंबर ये आपका 8 है। चलो मैं लिख रहा हूं, यदि कोई विदेशी व्यक्ति, क्योंकि आप विदेशी हो चुके, आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति जिसके माता पिता या पितामह है, पितामह में आपका दादा दादी, इसके अलावा आपका नाना नानी आदि है ना, जिसके माता पिता पितामह दादा दादी नाना नानी आदि में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आप लोग आगे की बात लिख लेना, तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो अनुच्छेद नंबर आपका 8 ये बताता है। अनुच्छेद नंबर 9 को समझिएगा, ये क्या कहते हैं? आर्टिकल नंबर 9 ये क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति यानी यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी कि भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। आपको खुद नोट करना है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 9 ये बताता है। तो मैं इनको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से, बाकी आगे हम लोग चलते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 9 आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद नंबर 9 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 10 को आप लोग समझिएगा, ये क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है? ये है कि हम भारतीय नागरिक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय नागरिक है। दोबारा फिर सुनिएगा, हम भारतीय नागरिक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय नागरिक है। अर्थात संसद ने जो अधिनियम बनाए हैं, संसद ने जो कानून बनाए हैं, उनके आधार पर ही हम भारतीय नागरिक है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जब तक संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे पास नागरिकता है। अगर कल संसदीय शासन व्यवस्था न रहे, संसद समाप्त हो जाए, तो हमारी नागरिकता समाप्त हो भी सकती है, ये नहीं भी, वो आगे वाले समय पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, कि यानी कोई हमारे यहाँ नागरिकता रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ राज्य सही है या राजतंत्र अगर आ जाता है, जैसे आपका उत्तर कोरिया में है, तो समाप्ति भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जब तक संसद मौजूद हमारे पास है, तब तक हमारे पास नागरिकता है। इनमें फिर हो सकता है, फिर बदल हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 10 कहता है हम भारतीय नागरिक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय नागरिक है। हम भारतीय नागरिक संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय नागरिक है। अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय नागरिक है। बस एक आर्टिकल और है आपका, अनुच्छेद नंबर आपका 11, यानी कि आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है, इसको समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 4 आपकी समझ में अच्छे से आया था, तो इसको भी समझिएगा।
4 में बताया गया था राज्य संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। बस एक बार इसको थोड़ा सा आप लोग दोनों आर्टिकल्स को आराम से याद कीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 11 दोबारा फिर सुनिएगा कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। अनुच्छेद नंबर 11 इस बात का प्रावधान करता है, इस बात को आप नोट कर देना। अब भाग 3, जो आपका भाग 3 है, हम अगली वीडियो में भाग 3 को पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में भाग 3 से ऐसी उम्मीद है बिल्कुल एक सवाल तो कम से कम, नहीं तो 2 क्वेश्चन आपके पूरे बनते हैं भाग 3 से। आप एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के उठा लो या आप लोग देख लेना जब आपका एग्जाम होगा। 2 क्वेश्चन अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा तब तक के, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके वहां से बन सकते हैं। 5 से ज्यादा भी मार्क्स हो सकते हैं आपके, लेकिन 5 नंबर तो मिनिमम आपके वहां से बनने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको। जय हिंद।